हेलो बच्चों, आप सभी का पावन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका लगातार सब्सक्राइब करना जो है मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचने वाली है। आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पुनरावृत्ति का तीसरा भाग है। तीसरा वो भाग जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करने वाले हैं, बहुत सारी तिथियां रहती हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ एक शब्द हैं जो छूट गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जो बहुत बार आता है, इस बार भी आएगा, उसकी बारे में चर्चा हम करेंगे। तो जल्दी से प्रारंभ कर लेते हैं, समय बहुत कम है। बात कर लेते हैं पहले जो पहली वीडियो मैंने आपको भेजी है उससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, जल्दी से देख लेते हैं। इब्राहिम लोदी के साथ क्या जो है वो आप करेंगे। इब्राहिम लोदी देखेंगे तो इब्राहिम लोदी किसके साथ बैठता है, वो है अगर आपको याद होगा दिल्ली के सुल्तान का नाम था इब्राहिम लोदी, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, बिल्कुल सही है। फिर 5 राजवंशों में विभाजित था। बहमनी राज्य, याद होगा बहमनी राज्य, 5 अलग अलग जो है मुस्लिम शासक थे जिन्होंने गठजोड़ किया था किसके विरुद्ध, हिंदू जो राष्ट्र था, जो विजयनगर साम्राज्य था। तो 5 राजवंशों में विभाजित बहमनी राज्य। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, बिल्कुल ठीक है। और 1540 से लेकर 1545 तक शासन करने वाला था। हुमायूं को खदेड़कर शासक कौन बना था, शेर शाह सूरी। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा। ठीक है, रिक्त स्थान भरने हैं जल्दी से फटाफट करके। बाबर का जन्म जो है कौन से एशिया में, कौन सी डायरेक्शंस में, तो मध्य एशिया में के वर्तमान जो है कौन सा देश था, ये ठीक है, मध्य एशिया वर्तमान। जहां आपको पता होगा कि बाबर का जन्म जो है वो फरगना में हुआ था, लेकिन ये फरगना कहां था, ये आज का उज्बेकिस्तान जो है वो पड़ता है, वहां हुआ था। 1507 ईस्वी में बाबर ने कंधार को जीता तथा डैश की उपाधि, कौन सी उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही बोला, बादशाह की उपाधि धारण की थी। और पिता की ओर से, बाबर जो है पिता की ओर से किसका था, तैमूर का या फिर जो है चंगेज खां का, बिल्कुल सही है, तैमूर। और 5वां वंशज था। पानीपत का प्रथम युद्ध डैश को पानीपत के मैदान में हुआ था, बताना है। पानीपत का प्रथम अभी किया हमने 21 अप्रैल 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान, कौन सा सुल्तान था, बिल्कुल सही, इब्राहिम लोदी को हराया था। उस समय डैश राजपूत शासकों सबसे शक्तिशाली शासक का नाम था राणा सांगा, बिल्कुल सही है। और विजयनगर साम्राज्य का शक्तिशाली शासक उस समय था, बिल्कुल सही बोलना है। और सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय, बिल्कुल ठीक है। बाबर की भारत में विजय का मुख्य कारण था युद्ध में क्या नई चीज थी, वो था तोफखाना, बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वह मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। जिस मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने करी थी, बाबर ने करी थी। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जीता गया था। किसके विरुद्ध, अभी बात करी हमने किसके विरुद्ध, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। और जिस साम्राज्य को अकबर ने उन्नति के शिखर पर जो है पहुंचा दिया था, औरंगजेब के शासनकाल के पश्चात वो डगमगाने लगा था और पतन की ओर अग्रसर हो गया था। तो उसके किसके कारण सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, अयोग्य उत्तराधिकारी थे। लेकिन यहां पर हम कारणों की बात करेंगे तो क और ख में बात करेंगे। क में वो कारण आएंगे जिसके लिए औरंगजेब सीधा उत्तरदायी था, और ख वो कारण आएंगे जिसके लिए औरंगजेब प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं था। तो पहले कौन से कारण है जिनके लिए औरंगजेब जो है जिम्मेदार था, वहां से पतन आरंभ हो गया था। पहला आता है औरंगजेब के अति केंद्रीकरण की नीति। क्या है अति केंद्रीकरण की नीति, निरकुश शासक की छोटी छोटी बातें भी, छोटे छोटे कार्य भी अपने हाथ में लेना। जो मंत्री बनाए गए थे उनके कार्य भी अपने हाथ में लेना। अगर मोदी साहब जो खुद ही घूमते रहेंगे और सुषमा स्वराज को कुछ नहीं देंगे, जो विदेश मंत्री है, तो उसका औहदा कोई फायदा नहीं रहेगा, उनका उल्टा जो है नुकसान होगा कि जो काम अच्छे से होने वो भी नहीं होंगे, और जो मंत्री है वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, प्रशासनिक कार्य अच्छे से नहीं होंगे। तो यही कार्य जो है औरंगजेब ने किया। ठीक है, समझे बात। मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं कि ये जरूरी है कि जो मंत्री है उनकी शक्तियां भी उनके पास रहें ताकि काम जो है अच्छा होता रहे, जल्दी होता रहे। तो ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले लेते हैं औरंगजेब की जिम्मेदारी। पहला कारण आता है औरंगजेब की अति केंद्रीकरण की रीति। अति केंद्रीकरण क्या होता है, निरंकुश शासक, सारी शक्तियां अपने हाथ में लिए जाना, कि राज्य के और जो मंत्री हैं उनकी जो शक्तियां हैं वो भी अपने हाथ में लेना।
कि अगर सीएम साहब जो है खुद ही एजुकेशन मिनिस्टर भी बन जाए, खुद ही जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए, तो मुश्किल हो जाएगा, काम अच्छे से नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से औरंगजेब जो है दूसरे को विश्वास नहीं करता था और जो मंत्री थे उनकी शक्तियां भी अपने अधिकार में रखता था। तो राज्य के छोटे छोटे कार्य भी वो खुद देखता था। इससे क्या हुआ कि जो प्रशासनिक जो कार्य अधिकारी थे या जो मंत्री थे वो निकम्मे बन गए, क्योंकि उनसे काम नहीं लिया जाता था, तो निकम्मे होना था। तो इस प्रकार से जो है अनुभवहीन मंत्री बन गए और प्रशासन के कार्य भी जो है नहीं हुए। तो इससे क्या हुआ, पतन हुआ। दूसरा कारण क्या, औरंगजेब की धार्मिक नीति, कि औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़वा दिए, मूर्तियों को नष्ट करवा दिया, क्योंकि वो धर्म विरोधी था, अपने धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को नहीं देख सकता था। और हिंदुओं को पदों से वंचित रखा गया, योग्य लोगों को भी, जबकि अकबर ने योग्य हिंदुओं को जो है अपने दरबार में जगह दी, सम्मान दिया और इसीलिए सबसे उच्चतम शिखर पर जो है अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया। लेकिन इसके अलावा यही नहीं रुकी बात, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में वो जजिया कर, जिसे अकबर ने जो है 1564 में खत्म कर दिया था, हिंदुओं के ऊपर लगा हुआ कर, उसे जो है फिर से लगा दिया, तो हिंदू नाराज हो गए। इसके अलावा इस्लाम धर्म में जबरदस्ती जो है हिंदुओं को जो है बलपूर्वक जो है उनका धर्म परिवर्तन किया गया। कब, औरंगजेब के शासनकाल में। तो इसलिए भी धार्मिक जितने भी रीति रिवाज थे हिंदुओं के ऊपर या किसी औरों के, मराठे है, जाट है, सिख है, सभी को उसने जो है वो कट्टर शत्रु बना लिया अपनी धार्मिक नीति के विरोध में। ठीक है। तीसरा आता है राजपूतों से दुर्व्यवहार। वो राजपूत जिनको दोस्त बनाया था अकबर ने और बड़े साम्राज्य की नींव रखी, सशक्त नींव रखी, उसके विपरीत चलते हुए उसने उनके जो है बिल्कुल विपरीत काम किया। जिसमें सबसे जो उदाहरण आता है वो आता है मारवाड़ के शासक थे जसवंत सिंह। जब तक वो जीवित रहे तब तक तो उसका साहस नहीं हुआ। उनके मरने के पश्चात उनकी जो विधवा रानी थी उनको अपने हरम में ले गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया। उनका बेटे थे अजीत सिंह, उनको जो है धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। इससे जो है जो राजपूत थे वो उनके शत्रु बन गए। तो ये तीसरा कारण। चौथा था मराठों से दुर्व्यवहार। मराठों के जो सबसे बड़े सेनानायक थे जिनका नाम आता है, आज भी आप जो है वो याद करते हैं, क्या नाम है, शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज के साथ जो है वो संधि की जाती है और उन्हें जो पकड़ लिया जाता है ना, उनके धोखे से पकड़ लिया जाता है। फिर वो निकलते हैं और फिर जब तक वो जीवित रहते हैं 1580 ईस्वी तक, तब तक वो उनको जो है सोने नहीं देते हैं मुगलों को। और उसके पश्चात रईस कसर उनके बेटे आते हैं, शिवाजी के महाराज के जो बेटे हैं वो आते हैं और उनके साथ भी वो वैसा ही सलूक करते हैं, लेकिन वो भी जो है मराठों को जो है सोने नहीं देते हैं। शंभूजी महाराज याद करना बड़ा जरूरी है। और शंभूजी महाराज जो है वो 1689 में उनकी हत्या जो है करवा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। तो इस पर औरंगजेब बोलता है कि काश मेरा भी ऐसा बेटा होता। तो सोचिए जरा कितने योग्य हो रहे होंगे शंभूजी महाराज शिवाजी के बेटे। तो इस प्रकार से मराठों के साथ भी दुर्व्यवहार किया, ये भी इसके कारण भी पतन हुआ। मराठों से मित्रता कर लेते तो 25 वर्ष जो दक्षिण में नहीं गंवाना पड़ते। सोचिए 25 वर्ष तक जो वो मराठों के साथ उलझे रहे और दिल्ली से नादारद रहे राजधानी से, तो ऐसा जो राजा है वो कहाँ सक्सेस हो सकती है। फिर आता पांचवा सिखों से दुर्व्यवहार। सिखों को भी नहीं बख्शा। याद होगा सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनको 11 नवंबर 1675 ईस्वी को ऊपर जो है शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। और इनके जो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने जो है इसका बदला लेने के लिए या मुगलों का अंत करने के लिए जो है 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की नींव रखी थी। एक ऐसा पंथ, एक ऐसा सेना जो है कि टुकड़ी तैयार की जिसे खालसा कहा जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिखों के भी विरुद्ध हो। फिर छठा, औरंगजेब की दक्षिणी नीति। जो बात हम कर चुके हैं कि 25 वर्ष गवा दिए दक्षिण में ही, 25 वर्ष महत्वपूर्ण 25 वर्ष, और वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बीजापुर गोलकुंडा रियासतों को मिलाने के चक्कर में जो 25 वर्ष उसको वहीं लग गए। हुआ क्या, बाद में वो भी नहीं मिला। तो इस प्रकार से दक्षिण में जाना, 25 वर्ष वहीं खत्म करना, ये भी उसकी भूल थी। यहाँ से भी पतन प्रारंभ हुआ। साथ होता है औरंगजेब का संदेहशील स्वभाव। संदेहशील भाई, काम भी ऐसे खुद किए थे। औरंगजेब ने अपने बाप को जो शाहजहां को आगरा के किले में जो है वो कैद कर लिया था अंतिम दिनों में, और बेचारा वहां पर वो मारा जाता है। फिर उसको अब संदेह था कि उसके बच्चे भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। बोलते हैं ना, जो आप करोगे वैसा होगा। तो उस संदेह के कारण उसने कभी भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छे पदों पर नहीं रखा ताकि वो कोई ज्यादा उनसे ऊपर ना बढ़ जाए। तो इस संदेहशील स्वभाव के कारण उनके जो शहजादे थे वो निकम्मे साबित हुए। वो आगे की बागडोर नहीं संभाल पाए। उत्तराधिकारी जो बने तो उसे संभाल नहीं पाया। तो ये पतन होना ही था। फिर आता है 8वां, विशाल साम्राज्य। कि
जो साम्राज्य उसे मिला था, चाहे वो उनके जो बेटे थे जिनका शाहजहां नाम था, शाहजहां से जो शासन या जितना विस्तृत है उसको विशाल साम्राज्य था, अकबर से भी ज्यादा विशाल साम्राज्य, उसमें ही संतुष्ट रहते, उसकी ही देखभाल कर लेते। लेकिन नहीं, उनमें था उससे भी बड़ा साम्राज्य स्थापित करने, बस वही गलती उनसे हो गई। और अकबर जहांगीर शाहजहां ने जहां दक्षिण में जाना स्वीकार नहीं किया था, गए थे लेकिन जीता, और उसके बाद वहां को उन्हें वापस दे दिया कर, वहां से केवल मात्र वो कर वसूल करते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये उसकी भूल थी और ये भी कारण बना किसके? मुगल साम्राज्य के पतन का। अन्य कारण में आता सबसे पहले उत्तराधिकारी के नियम का। उत्तराधिकारी का नियम क्या होता है कि राजा के मरने के पश्चात कौन राजगद्दी के ऊपर बैठेगा, ज्येष्ठ पुत्र या कोई और? ऐसा कोई भी नियम नहीं था। अगर ऐसा नियम होता तो आपस में जो युद्ध होते हैं, क्योंकि जैसे ही राजा मरता, बादशाह मृत्यु हो जाती थी, उनके बच्चों में जो शहजादे थे अपनी अपनी सेना को लेकर जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर देते थे, और एक दूसरे को खत्म करने के बाद, मारने के पश्चात ही फिर राजगद्दी के ऊपर बैठते। तो सोचिए कितना रक्तपात, कितना पैसा खर्च होता था। तो ये किसका नुकसान? अपने ही राज्य का नुकसान। तो ये भी पतन का कारण बना। औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी, अभी बात करें मैंने दुर्बल उत्तराधिकारी बताने, लेकिन उसके औरंगजेब के बच्चों की तो बात होगी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे थे, जैसे बहादुर शाह प्रथम की बात करें, उसे शाह ए बेखबर कहा जाता है। कोई पता नहीं होता राज्य में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कैसे मुझे करना चाहिए, शाह ए बेखबर। जहांदर शाह की बात करें तो वो एक वैश्य थी, लाल कवर उस पे ही लट्टू हो गए। राजा था और किसके ऊपर लट्टू हो गया भाई? वैश्य के ऊपर लट्टू हो गया, और उसके जितने भी जो है सगे संबंधी थे उनको राजगद्दी के ऊपर, राज के बड़े बड़े जो अहदेदारों के उच्च पदों के ऊपर नियुक्त किया। इससे क्या वो दूसरे नाराज हो गए। मोहम्मद शाह की बात करें, उसे जो अय्यास कहा जाता था, मतलब रंगीला कहा जाता, रंगीला नाम का रंगीला, तो ये इसके कारण भी जो है पतन हुआ। फिर मुगल अमीरों की बात करें, यहीं तक नहीं रहे, जो मुगल अमीर, जो अहदेदार थे, जो शासक थे, जो शासक के अंदर जो है काम करने वाले जो अधिकारी थे, जिन्हें अमीर कहा जाता था, वो भी उनका जो व्यवहार था प्रजा के प्रति जो अच्छा नहीं रहा, लूटने वाला काम करना, ठीक है, और बादशाह की तरह जो है भोग विलास में जीवन व्यतीत करना, क्योंकि राजा जो कमजोर थे तो उसका फायदा अमीरों ने उठाया। इससे क्या हुआ कि लोगों में वो क्या हो गए, बदनाम हो गए, और इस प्रकार से कई बार तो वो विदेशी आक्रमणकारियों को भी जो है बुलाते थे गठजोड़ कर कर, तो ये भी गलत काम था। तो इस प्रकार से इसके कारण भी पतन हुआ। फिर आता है 12वां, मुगल सेना की दुर्बलता। कि मुगल सेना टुकड़ियां जो कभी अकबर के शासनकाल में सबसे योग्य सेना हुआ करती थी, वो कैसे बन गई? अनुशासनहीन बन गई, अकुशल बन गई। प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता ही, ठीक है। सैनिक जो थे वो अपने अपने मनसबदारों को ही अपना स्वामी मानते थे। कि देखिए सेना कहां से आती थी? सेना आती थी मनसबदार। मनसबदार जो लोग थे वो अपनी सेना रखते थे, और उन्हीं की ही सेना जो है इकट्ठे मिलकर राजा की सेना बनती थी, बादशाह की सेना बनती थी। एक जो मंडी से पकड़ के लेगा, एक बिलासपुर से लेगा, एक कहीं से, तो उनमें जो एकता का भाव था, अनुशासन का भाव था। और सेना किसकी होती थी? वो सरदारों की होती थी, तो इसलिए वो उन सरदारों के प्रति ही वफादार होती थी, ना कि जो है मुगल बादशाह के प्रति। तो ये भी कारण था, क्लियर है। तो इस प्रकार से एक और वजह थी कि अब जो जब भी कोई युद्ध में जाते थे तो युद्ध में स्त्रियां भी साथ में जाती थी, उनकी दासियां भी जाती, वैसाएं भी जाती थी। तो ऐसा लगता था कि वो वीर कम थे और विलासी अधिक थे, ऐसे कौन जीत पाएगा? तो इस प्रकार से मुगल सेना की दुर्बलता भी कारण बना। फिर आता आर्थिक दुर्बलता, कि ऐसे राजा हुए जिन्होंने पैसा कमाया तो क्या पर गवाया। जैसे कि जहांगीर की बात करें, शाहजहां की बात करें, राजकोष खाली कर दिया। शाहजहां ने इतने इमारतें बनाई कि पैसा नहीं रहा राजकोष में। राजकोष में पैसा होना बहुत जरूरी है, राजकोष होगा तो अच्छी सेना बनेगी, अच्छे हथियार आएंगे। तो इस वजह भी कारण रहा। और 14वां कारण है विदेशी आक्रमण। रही सही कसर जो विदेशी आक्रमण, जिसमें नादिर शाह का नाम सबसे पहले आता है। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और पूरी तरह से लूटा, दिल खोलकर लूटा, आग लगा दी, और 70 करोड़ के लगभग रुपया जो है यहाँ से ले गया। और यहाँ से माना जाता है कि उस समय जो सबसे बड़ा हीरा था, कोहिनूर हीरा, उसे भी ले गया। फिर उसके बाद उसका जो उत्तराधिकार था अहमद शाह अब्दाली, ये आता है 1747 और 68 के बीच में, और 8 बार आक्रमण करते हैं और बुरी तरह से जीतते हैं, और पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र जो सबसे उपजाऊ प्रांत है उसको भी मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से जो रईस कसर नादिर साहब का जो है अहमद शाह अब्दाली जो पूरी कर लेते हैं। फिर
अंतिम जो कसर है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना जो 1600 ईस्वी में की गई थी ब्रिटेन में भारत के साथ व्यापार करने के लिए। जहांगीर के शासनकाल में उसने जो है वो मौका मिलता है और उसके पश्चात 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने बंगाल में जो विजय हासिल करते हैं। सबसे पहले प्लासी का युद्ध होता है, उसके पश्चात जो है युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है 64 में, और इस प्रकार से वो एक व्यापारिक कंपनी जो यहाँ की एक राजनीतिक कंपनी बन जाती है बंगाल पर। बंगाल उसमें बहुत बड़ा जो है विस्तृत जो है राज्य हुआ करता, जिसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, जो आज का बांग्लादेश हो, और जो सेवन सिस्टर वाला जो एरिया, सारा बंगाल आता था। तो सोचिए इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार, और धीरे धीरे करके पूरे भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से हम बात करें 1858 ईस्वी में जब जो है विद्रोह 57 में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को खत्म किया गया और कंपनी का शासन भी बंद हो गया, और सीधे ही तौर पर महारानी का शासन जो है इंग्लैंड से चलने लगा। और इस प्रकार से मुगलों का जो है अंतिम जो बादशाह था उसे जो है रंगून भेज दिया जाता है, मोहम्मद शाह जफर को जो है भेज दिया जाता है, कहाँ, रंगून भेज दिया जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर मुगल शासन का अंत हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये 15 कारण थे। अगला जो प्रश्न आता है वह है अकबर ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति कैसे अपनाई। यही प्रश्न जो है वो अलग तरह से पूछा गया है दूसरी वीडियो में। अकबर ने यहाँ हिंदुओं की जगह आता है, राजपूतों के प्रति उदारता की नीति को अपनाया। उसके पीछे कारण क्या थे, वही कारण आपने याद करनी। ये वही कारण है, सिर्फ बदले हुआ रूप है, बाकी वही कारण है कि ये कारण थे। जैसे कि कबीले का प्रभाव, कबीला हुआ माता पिता का प्रभाव। पिता जो है कट्टर होते हुए भी कट्टर नहीं थे, माता हमीदा बानो शिया थी। ये हमने कर चुके हैं, तो इसलिए इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे ही तौर पर आएंगे महत्वपूर्ण तिथियां और शब्द। फिर से रिवीजन हो जाएगा, जल्दी से करेंगे। पहला 21 अप्रैल 1526 पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर इसमें विजित होता है और स्थापना हो जाती है मुगल वंश की। फिर दूसरा आता है फरगना। ये आधुनिक उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ था। याद रखना, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में, उज्बेकिस्तान जो आधुनिक है। फिर 17 मार्च 1527 ईस्वी कनवाहा और खानवाहा का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, खानवाहा या कनवाहा का युद्ध, ये फतेहपुर सिकरी के नजदीक पड़ता है। और ये बाबर का युद्ध होता है किसके साथ, राणा सांगे के साथ होता है। याद रखना, ये मेरे ख्याल से इतिहास में घटना है कि 9:30 सुबह जो प्रारंभ होता है 10 घंटे में ही युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसमें हालांकि राणा सांगा का देखिए जो इस्लाम के शासक थे, इस मुस्लिम धर्म के मानने वाले जो शासक थे, जिसमें हसन खां मेवाती का नाम आता है, या इब्राहिम लोधी के जो भाई थे जिनका नाम मोहम्मद लोधी, उन्होंने साथ दिया लेकिन फिर भी हार गए। कौन, राणा सांगा जो है हार जाते हैं। फिर अगला आता है वो है चौथा जिहाद। ये शब्द छूट गए थे। जिहाद का मतलब होता है धार्मिक युद्ध। जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जब भी भारत पर आक्रमण किया उन्होंने, तो उन्होंने उसे जिहाद का नारा लगाया। जिहाद का नारा होता कि अपने सैनिकों में उत्साह भरना कि तुम जिहाद करो। जिहाद होता है धार्मिक युद्ध कर रहे हो, कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें जो है तुम्हारे साथ है, तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तुम दूसरों का सर काट के अच्छा काम कर रहे हो, इसे जिहाद कहा जाता है। तो सोचिए कितना खतरनाक हो जाता है जब धार्मिकता उसके साथ जुड़ जाती है, तो उसे जिहाद कहा जाता है। फिर आता है जौहर। देखिए पहले क्या होता है कि राजपूतानियां, जब भी राजपूत इलाके के ऊपर कोई जो है मुस्लिम शासक वार करता था, युद्ध करता था और वो जीत जाता था, तो जो राजपूतानियां होती थी उनको मालूम होता था कि हमारा समय अब खराब आ गया, हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाएगा। तो इसलिए वो क्या कर लेती थी, अपने आप को खुद जो है आग के हवाले कर लेती थी। चिताएं लगाई जाती थी और उसमें जो कूद कर वो अपने आप की आहुति दी देती थी, उसको कहा जाता था जौहर। और जौहर की बात करें तो अकबर के शासनकाल में सबसे जौहर की जो परंपरा का एग्जाम्पल आता है, तो याद होगा आपको महारानी गोंडवाना की जो महारानी थी 1564 में, रानी दुर्गामती जो है वो अपने को जौहर तो नहीं करती लेकिन अपने आप को खत्म जरूर कर लेती थी। कि एक छोटी सी रियासत थी वो नतमस्तक नहीं होती। बड़ी बड़ी रियासतों ने जो है वो नतमस्तक होकर अकबर के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन जो है रानी दुर्गामती एक लेडीज होने के बावजूद भी 1564 ईस्वी में बड़े वीरता के साथ जो है वो मुगलों की सेना का जो है वो उत्तर देती है जवाब। लेकिन जब हारना उसको लगता है कि अब मैं हारने वाली हूँ, तो खुद जो है तलवार से अपने आप की हत्या कर लेती है। लेकिन रानी के अलावा जो राजपुतानियां होती है वो वहां पर क्या कर लेती हैं,
जौहर कर लेती हैं। और सबसे बड़े जौहर की बात आती है इतिहास में, तो याद रखना 1303 ईस्वी में 16,000 क्षत्राणियों ने जो है वो रानी पद्मावती, याद होगा आपको रानी पद्मावती, रानी रतन सिंह की जो है वो पत्नी थी, वो बहुत खूबसूरत थी। और उसकी चर्चा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था उस समय दिल्ली का शासक, वहां तक पहुंचता तो उसे देखने के लिए जाता है। याद होगा आप, उसने उसको दर्पण में देखा था, सीधे नहीं देखा, दर्पण देखा था, लेकिन फिर भी वो दिल दे बैठा था। और बाद में उसने जो है अपनी सेना लाकर जो है वो आक्रमण करता है और रतन सिंह हार जाते हैं। और जो रानी पद्मावती है जो बहुत खूबसूरत होती है, वो 16,000 लेडीज के साथ जो क्षत्राणियों के साथ जो है वो जौहर कर लेती हैं, मर जाती हैं, ठीक है, आग में, चिता में जलकर। फिर आता है छठा, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होती है और हुमायूं सिंहासन पर बैठता है। 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कनौज का वो युद्ध था जहां पर शेर शाह सूरी ने इसे अंतिम निर्णायक लड़ाई में हुमायूं को हराया था और वो भारत से भाग गया था। मतलब यहाँ पर खत्म हो जाता है एक तरह से, फिर से मुगल वंश का जो है समाप्ति हो जाती है 1555 तक। फिर आ जाता है 1540 से 45 तक जो शेर शाह सूरी शासन करता है केवल 5 वर्ष तक, लेकिन जो उसकी शासन जो व्यवस्था थी वो आज भी याद की जाती है, योग्य शासक था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन रहा, जो सबसे महान शासकों में माना जाता है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध, याद रखना पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? हेमू और अकबर की सेना के बीच में ये होता है, याद रखना है। हेमू जो बंगाल के शासक थे, आदिल शाह का प्रधानमंत्री का नाम था हेमू, और ये ऐसा सेना नायक था, इतना वीरता से लड़ा था पानीपत के दूसरे युद्ध में, तो ऐसा लग रहा था कि हेमू जीत जाएगा। लेकिन क्या हुआ, एक तीर आता है उसकी गर्दन में लग जाता है और इस प्रकार से जो बदलाव था वो साफ नजर आता है और इस प्रकार से अकबर जो जीत जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद पानीपत का युद्ध जो है हेमू के पक्ष में जाता। फिर आता है 18 जून 1576 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी का युद्ध। यहाँ पर किसके साथ होता है? एक तरफ को मुगल की सेना होती है और दूसरी की तरफ जो है वो, याद होगा, महाराणा प्रताप की जो सेना होती है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप जो है, याद रखना, उदय सिंह के जो है बेटे थे। उदय सिंह ने इससे पहले अगर हम थोड़ा सा बात करें 1558 ईस्वी में उदय सिंह जब जो थे तो उस समय मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी चित्तौड़। यदि अगर आप जाए चित्तौड़ का किले की बात करें, वो राजधानी हुआ करती थी। तो चित्तौड़ का किला जो है उदय सिंह से जो है अकबर ने 1558 ईस्वी में जो है वो छीन लिया था, ठीक है। और ये इतनी बड़ी विजय थी कि जो अकबर जो है नंगे पांव जो है वो दरगाह, चिश्ती की दरगाह में जो है अजमेर में जाते हैं कि धन्यवाद करने के लिए ना। तो उन्हीं के उदय सिंह के बेटे हैं महाराणा प्रताप सिंह, और इन्होंने 1572 लेकर 1597 तक शासन किया और उस समय जो है अकबर से बराबर लोहा लिया उसकी सेना के साथ, कभी भी जो है नतमस्तक नहीं रहते हैं। फिर आता है 1562 ईस्वी, आमेर के राजपूत जो शासक थे भारमल कछवाहा, याद रखना है, उन्होंने अपनी पुत्री का जो विवाह किया था कि अकबर के साथ, लड़े नहीं, अपनी बेटी का विवाह कर दिया अकबर के साथ और इस प्रकार से अपनी जान बचा ली। फिर आता है 13वां 1563 ईस्वी, अकबर, और ये अलग चीज है कि अकबर ने उसी की जो संतान थी जो सलीम के नाम से जो विख्यात हुआ, बाद में जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ, वो जो है आगे राजगद्दी के ऊपर बैठता है। तो बड़ी बात है। 1563 ईस्वी, अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट था कि तीर्थ यात्रा कर, अगर हमें जो है तीर्थ करनी है, तीर्थ यात्रा करनी है हिंदुओं को, अपने किसी भी तीर्थ यात्रा करनी तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था, हटा दिया गया था अकबर के द्वारा। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति कर दी गई थी। ये कर था कि एक हिंदू लोगों की संपत्ति की देखरेख या जान माल की जो है देखरेख कर रहा है, मुस्लिम शासक कर रहा है, इसलिए जजिया कर देना पड़ता था। गैर मुसलमानों पर ये लगाया जाता था, हिंदुओं पर लगाया जाता था, इसलिए इसको भी समाप्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा, क्योंकि वो हिंदुओं को अपना साथी बनाना चाहता था, शत्रु नहीं बनाना चाहता था, इसलिए। फिर इबादत खाना, याद होगा 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी जो नई राजधानी बनाई थी अकबर ने, वहां पर जो है उन्होंने इबादत खाना स्थापित किया था, जहां पर इस्लाम धर्म के अनुसार जो है बड़े बड़े गुरु उसे उपदेश देते थे। लेकिन उसने देखा कि आपस में हर कुछ करते हैं, तो इसलिए उसने 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए इसे खोल दिया था, इबादत खाने को। और यही इसी की उपज थी कि 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना जो की गई, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लाया गया था। ये अलग बात है कि ये धर्म नहीं चला।
1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और राणा अमर सिंह मेवाड़ के नए शासक बनते हैं और इनके साथ संधि हो जाती है मुगलों की। फिर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ये भारतवर्ष में आते हैं जहांगीर के शासनकाल में और फिर यहाँ के शासक बन जाते हैं। 1601 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर क्या बनाते हैं, बुलंद दरवाजा बनाते हैं, का निर्माण करते हैं 1601 ईस्वी में। 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासन, अकबर के जो बेटे जहांगीर शासक रहे। 1611 ईस्वी में जहांगीर के जो विवाह है वो मेहरुनिशा, जिनका ओरिजिनल नाम था मेहरुनिशा और उनका नया नाम जो है जहांगीर ने रखा वो था नूर जहां, उनके साथ विवाह होता है। फिर 1615 ईस्वी में जहांगीर कांगड़ा का विजय का प्रयास विफल रहता है, यहाँ पर भेजा जाता है सेना नायक को, लेकिन वो विफल रहता है। लेकिन 1620 ईस्वी में शहजादा जो खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से विख्यात हुए, शहजादा खुर्रम जो है वो 14 माह के घेरे के पश्चात ही कांगड़ा पर अधिकार करने में सक्षम होते हैं और राजा सूरजमल, उस समय चंबा के राजा, सबसे बड़े जो राजा थे उस समय वो चंबा के थे, तो उनका नगर के ऊपर जो है किला जो उनके अधिकार क्षेत्र में था, तो वो हार जाते हैं और वो चले जाते हैं भागकर चंबा। फिर 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक ये शाहजहां का शासन, मतलब जो खुर्रम थे वो शाहजहां के नाम से विख्यात हुए, तो उनका शासन आता है। 1632 से लेकर 53 ईस्वी तक उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया और 1638 से लेकर 1648 ईस्वी में लाल किले का निर्माण किया था, क्योंकि 1648 ईस्वी में उन्होंने एक नई राजधानी स्थापित की थी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता था, तो उसमें लाल किले का निर्माण तभी करवाया गया था। 1558 से लेकर 1707 ईस्वी का औरंगजेब का शासनकाल रहा और फिर 11 नवंबर 1675 याद होगा गुरु तेग बहादुर हत्या, 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा जो शरीयत के कानून से मानने से इनकार कर दिया था। 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः जो है वो लगा दिया गया था हिंदुओं के ऊपर औरंगजेब के द्वारा और 1680 में शिवाजी की जो है वो मृत्यु हो जाती है, मराठों के सरदार शिवाजी की मृत्यु होती है और 1699 ईस्वी में जो है खालसा पंथ की नींव रखी जाती है। क्योंकि जो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी, उनके बेटे ने जो है प्रण लिया था कि वो मुगलों को चैन की नींद नहीं सोने देंगे और इस प्रकार से एक नया जो है पंथ या नई सेना बनाई जो खालसा नींव के नाम से, और इस प्रकार से 1699 में इसकी नींव रखी और मुगलों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1739 में नादिर शाह भारत को जो आक्रमण करता है, दिल्ली को लूटता है पूरी तरह से और उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली आते हैं। 1747 से लेकर 68 के बीच में जो है 8 बार आक्रमण करते हैं और यहाँ पर से संपत्ति जो ली जाते हैं। तो इस प्रकार से मैक्सिमम को जो डेट्स है वो मैंने आपको यहाँ करवा दिया, रिवीजन हो गया। तो यही हमारा समाप्त होता है तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आता है जो अंतिम लाइनें कि किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत बढ़ाओ। ऐसा हम करते हैं, हम ऐसा करते हैं आज की स्थिति के अनुसार उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि माना जाता है कि उसकी शक्ति इतनी शक्ति है, समय में इतनी शक्ति होती है कि एक साधारण से कोयला दिखने वाला धीरे धीरे परिवर्तित होकर हीरा बन जाता है। तो तुम अपने आप को आज अगर कोयला कह रहे हो तो याद रखना एक दिन तुम हीरे भी बन जाओगे, लेकिन वो बदलाव आप में आना चाहिए हीरे के। तो मैं चाहता हूं आप में वो बदलाव आए, आप ही हीरे की तरह चमके। इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।